एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जिन्हें पूरी दुनिया एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और विश्व के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्टीव जॉब्स का जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ था। इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी था जब इन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए मंदिर के प्रसाद पर निर्भर रहना पड़ता था। सोने के लिए घर नहीं था, इसलिए दोस्तों के घर जमीन पर सोना पड़ता था। यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स को अपने जीवन में उस दौर से भी गुजरना पड़ा जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो क्या ऐसा हो सकता है जो बात स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन के 50 सालों में सीखी हो, उसे आप मात्र 15 मिनट में सीख जाएं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दिया था और उस स्पीच में उन्होंने अपने जीवन में आए सभी उतार चढ़ाव के ज्ञान को 3 कहानियों के माध्यम से मात्र 15 मिनट में बताया था। यह स्पीच लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। यहाँ तक कि इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी ने भी इस स्पीच को हर इंसान के लिए हाईली रिकमेंडेड किया है। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? स्टीव जॉब्स ने यह स्पीच दिया है इंग्लिश में और हमारे भारत की मातृभाषा है हिंदी, जिस कारण कई लोगों को यह स्पीच समझने में परेशानी आती है। और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ लैंग्वेज बैरियर के कारण विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच को कोई सुन ना पाए। इसलिए आज मैं स्टीव जॉब्स के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए गए उस स्पीच को हिंदी में अनुवाद करने जा रहा हूँ, जिसमें शब्द तो सारे के सारे स्टीव जॉब्स के होंगे लेकिन आवाज मेरी होगी। तो मुक्त हो जाइए अपनी सारी परेशानियों और चिंताओं से, क्योंकि आने वाले 15 मिनट में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। धन्यवाद। आज विश्व की सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर मैं खुद को काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूं। तो मैं आपको एक सच बताता हूं, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतना करीब पहुंचा हूं। यस, आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहूंगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 कहानियां। मेरी पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में है। रीड कॉलेज में दाखिला लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन उसके 18 महीने बाद तक मैं वहां किसी तरह आता जाता रहा। तो सवाल उठता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? एक्चुअली इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वह चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसी के साथ वह यह भी चाहती थी कि जो भी व्यक्ति मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट अवश्य हो। इस प्रकार पहले से ही सब कुछ बिल्कुल सेट था। मैं एक वकील और उनकी पत्नी के द्वारा एडॉप्ट किए जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, अचानक उन कपल्स ने अपना विचार बदल दिया। उनका कहना था कि उन्हें एक लड़की चाहिए थी, इसलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया, जो कि तब वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें कॉल करके बोला गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? उन्होंने झट से हाँ कह दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं है। इसलिए मेरी जन्म देने वाली माता ने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद मुझे गोद लेने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि वो मुझे कॉलेज अवश्य भेजेंगे, और इस कारण मेरी माँ मान गई और मुझे एडॉप्ट कर लिया गया। तो मेरी जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया। लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा ही एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिख रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आखिरकार यह कॉलेज किस तरह से मेरी जिंदगी बनाने में मदद करेगा। बल्कि उल्टा मैं अपने माता पिता के जीवन भर की कमाई पढ़ाई में खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यह सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय यह सब कुछ करना मेरे लिए काफी डरावना था, पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा तो मुझे जिन क्लासेस को करने में इंटरेस्ट नहीं था
मैंने उन्हें करना छोड़ दिया और मैं चुपचाप सिर्फ उन्हीं क्लासेस को करने लगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन यह सब कुछ करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। इसलिए मुझे दोस्तों के कमरे में जमीन पर ही सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतल्स को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर रविवार को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, ताकि कम से कम हफ्ते में एक दिन पेट भरकर भोजन कर सकूं। और सही बताऊं तो मुझे यह सब करना काफी अच्छा लगता था। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान की वजह से किया, वह बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। आइए इसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। शायद उस समय रीड कॉलेज दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी, जहाँ पर कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल पर बड़ी ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया होता था। चूंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, जिस कारण मुझे नॉर्मल क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। तो मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर कॉम्बिनेशन के बीच में स्पेस वेरी करना और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या चीज़ अच्छी बनाती है, यह सब भी मैंने सीखा। यह सब कुछ बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था। और ये सब कुछ मुझे बेहद अच्छा लगता था। उस समय मुझे जरा सा भी उम्मीद नहीं था कि मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल कभी अपनी ज़िंदगी में करूँगा। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकनितोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और मैक दुनिया का पहला खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला कंप्यूटर बन गया। यदि मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते। और चूंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की है, तो शायद दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब चीज़ें नहीं होती। यदि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैं कभी भी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता, और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आता है। आप कभी भी भविष्य में झांककर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पास्ट देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज में तो विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपनी जिंदगी पर या फिर अपने कर्मों पर। किसी न किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, यह आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा। और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप में विश्वास रखकर करते जाइए जो आप कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, जिससे मैं प्यार करता था वह मुझे जल्द ही मिल गई। वाजनियक और मैंने अपने पिता के गैरेज से एप्पल की शुरुआत की थी। तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी को 2 लोगों से बढ़ाकर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी फिनिश्ड क्रिएशन मैकनितोश रिलीज किया और मैं 30 साल का हो गया और कंपनी से मुझे निकाल दिया गया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अपनी ही बनाई हुई कंपनी से मुझे कोई कैसे निकाल सकता है। वेल, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करने लगी तो हमने एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के भविष्य को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे और यह बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। और इस तरह से 30 वर्ष की आयु में मुझे अपनी ही कंपनी से पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी की पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो अब खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से मेरे जीवन को बर्बाद करने वाला था। सचमुच मुझे अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं करूं तो क्या करूं। मुझे महसूस हुआ कि यह सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करके मैंने अपनी पीढ़ी के उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉयसी से मिला और सब कुछ ऐसे हो जाने पर उनसे माफ़ी भी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा,
लेकिन धीरे धीरे मुझे यह एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए तो मैं अभी भी उत्साहित हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में जरा सी भी कमी नहीं आई। कोई बात नहीं, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन अब भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त यह नहीं सोच पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छी चीज मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकती थी। सफल होने का बोझ अब बिगिनर्स होने के हल्केपन में बदल चुका था। अब मैं एक बार फिर से खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था, और इस आज़ादी की वजह से अब मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू कर दी। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही अद्भुत महिला से हुई, जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई, और इस वक्त यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया, और मैं फिर से एप्पल में वापस आ गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। अब लारेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। तो यहाँ मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह से ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आई लव माई वर्क। असल में आप क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही उस काम को खोजना भी जरूरी है जिसे आप सच में एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हैं, और एक बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसे कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होती है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। चलिए, मेरी तीसरी कहानी का विषय है मृत्यु, यानी डेथ। तो जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ इस प्रकार था: यदि आप हर रोज ऐसे जिए जैसे कि आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इस कोट ने मेरे दिमाग पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ दी थी, और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में अपने आप को देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ, यदि आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब लगातार कई दिनों तक इसका जवाब नहीं होता है तो मैं समझ जाता हूँ कुछ न कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा, ये मुझे अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार मृत्यु के बारे में सोचता हूँ तब सारी अपेक्षाएं, सारा गर्व, असफल होने का डर, सब कुछ समाप्त हो जाता है, और सिर्फ वही बचता है जो वाकई में ज़रूरी है। इस बात को याद रखना कि एक दिन सबको मरना है। किसी भी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुनें। करीब 1 साल पहले ही पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पैंक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि पैंक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव ही नहीं है, और अब मेरा जीवन ज़्यादा नहीं, बस 3 से 6 महीनों का ही बचा हुआ है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं, जिसका इनडायरेक्ट मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब कि आप यह कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 सालों में करते वो अगले कुछ ही महीनों या कुछ ही दिनों में कर लीजिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप सब कुछ सही कर लीजिए, ताकि आपके जाने के बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो, यानी कि आप सभी को गुड बाय कह दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी आंत में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहाँ जो भी मौजूद थे
उन्होंने मुझे बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल को देखा तो वह भी रो पड़े, क्योंकि सेल्स को देखकर ही डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैंक्रियाटिक कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अभी ठीक हूँ। मृत्यु के इतने पास मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक ना पहुंचूं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वह भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी मृत्यु वह स्थान है जहाँ हम सभी को जाना है। आज तक इससे कोई भी नहीं बचा है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए का रास्ता खोलती है और इस समय नए आप हैं। लेकिन ज्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ज्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। तो सबसे पहले अपने दिल की आवाज सुनो, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। अंत में मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है और अब जब आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी कि कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख इसलिए रहिए क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप सब कुछ पहले से ही जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इस स्पीच को हिंदी में ट्रांसलेट करने में यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐसे ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।